गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमने डिस्कस किया था कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर किस तरह किया जाता है। अगर प्रायोगिक आंकड़े दिए गए हैं तो उससे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किस तरह से किया जाए। तो इस पे हमने 4 विधियां आपको बताई थी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हमने अगले वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस किया कि किस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं। आर्हेनियस ने दिया था अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत में भी हमने काफी सब चीजें डिस्कस कर ली थी। हमने आपको बताया था कि अभिकारक अणु जब आपस में टकराते हैं तो फल उसके टकराने के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं। जो टक्करें हैं कुछ प्रभावी होती हैं, कुछ अप्रभावी होती हैं। जो प्रभावी टक्करें हैं उन्हीं से उत्पाद बनता है। तो प्रभावी टक्करें कौन सी होगी, इसके लिए 2 कारक बताए थे, एक ऊर्जा कारक और एक दिक् विन्यास कारक। तो हमने आपको स्पष्ट किया था फाइनली कि अगर अभिकारी अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक और निश्चित दिक् विन्यास अगर उनके हैं तो वो प्रभावी टक्करें करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन सीधे उत्पाद नहीं बनता, पहले संक्रयित संकर का निर्माण होता है जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से स्थायित्व कम होता है। तो वो ऊर्जा को रिलीज करके, ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि आज की क्लास में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब किन कारकों पे निर्भर करता है अभिक्रिया की दर। तो आज का टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, भाई देखिए, अगर अभिकारक ज्यादा होगा, अभिकारकों की सांद्रताएं ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं के मध्य टक्करें बहुत ज्यादा होंगी। भाई अभिकारक ज्यादा है तो टक्करें भी बहुत ज्यादा होंगी, और जब टक्करें बहुत ज्यादा होंगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ज्यादा उत्पाद बनेगा, यानी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो ये पहला कारक हो गया। दूसरा कारक अभिकारकों की प्रकृति। देखिए, अगर हम गैसों को आपस में मिलाते हैं तो गैसें तुरंत एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू कर देती हैं, एकदम आसानी से इंटरमिक्स होने लगती हैं। तो गैसों में अभिक्रिया तेज होती है, जबकि द्रव में उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती अणुओं की, है ना। तो वो इंटरैक्ट करेंगे लेकिन गैसों की तुलना में उनका इंटरैक्शन कम होगा, तो अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी। और ठोसों में इंटरैक्शन और कम होगा तो अभिक्रिया की दर और घट जाएगी। तो अभिक्रिया की दर गैसों में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में थोड़ा अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है, और ठोसों में अभिक्रिया की दर, यानी अभिकारक अगर ठोस है तो अभिक्रिया की दर सबसे मंद होती है। दूसरी बात यह कि अगर जैसे हमने एक रिएक्शन लिख के दिखाया, 2 यहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बंध है कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, वो प्रबल है तुलना में किसकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बंध की तुलना में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध प्रबल है। तो जब अभिक्रिया होगी तो बंध को तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। जब आसानी से टूटेगा नहीं तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। जबकि अगर आसानी से टूट गया तो अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभिकारकों की प्रकृति हो गई। तीसरा कारक है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये ठोस अभिकारकों के लिए है। किसके लिए, अभिकारक जब आपके ठोस अवस्था में हो तो। ठोस अभिकारक है, देखो कोई भी ठोस को अगर हम बारीक पीस के चूर्ण बना दें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जब अणु टकराएंगे तो ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। जब ज्यादा संपर्क में आएंगे तो अभिक्रिया तेजी से होगी। तो जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल है अभिकारक का, उतना ज्यादा अभिक्रिया की दर होगी।
अभिक्रिया की गति होगी, अभिक्रिया उतनी तीव्र गति से होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बारीक चूर्ण है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है, तो अभिक्रिया की दर भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर बारीक पीस दिया तो अणुओं का साइज छोटा हो गया, अणुओं का साइज छोटा हो गया तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, है ना? बोलो ठीक है। तो इसका मतलब यह है भाई, ऐसे समझिए कि हमने एक ब्लॉक दिया आपको, तो ये जो पृष्ठ इसका दिख रहा है यही क्षेत्रफल होगा। अब इसको हमने 4 ब्लॉक में तोड़ दिया तो छोटे छोटे 4 ब्लॉक बन गए, तो जो क्षेत्रफल इसका छुपा हुआ था वो भी बढ़ गया ना। देखो पहले ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इधर इधर, ये जो क्षेत्रफल है ये छुपे हुए थे, जुड़े थे, लेकिन टूटने से क्या हो गए, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, बढ़ गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। यानी अभिकारी अणुओं का साइज जितना छोटा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा और अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। नोट करने में थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको थोड़ा समय दे भी रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 3 कारक मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए चौथा कारक, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, देखिए दाब का प्रभाव सिर्फ गैसीय अभिकारकों पर काम करता है। किस पर काम करता है? गैसीय अभिकारकों पर। अगर अभिकारक गैस है, ऐसे समझें कि एक बंद सिलेंडर हमने लिया, इसको हमने बंद कर दिया, इसमें कोई गैस भरी है, तो गैस के अणु थोड़ा दूर दूर होंगे, लेकिन अब इसी पिस्टन को हमने नीचे दबा दिया तो आयतन क्या हुआ? दाब बढ़ा दिया, दाब बाहर से बढ़ा दिया तो आयतन घट गया, तो अणु और पास पास आ जाएंगे, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई अणु पास पास आ गए, तो अणु पास पास आ गए तो ज्यादा जोर से टकराने लगेंगे, ज्यादा टक्करें होने लगेंगी, ज्यादा टक्करें होने लगेंगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ दाब का प्रभाव हम गैसीय अभिकारकों पे देख सकते हैं। तो देखें गैसीय अभिकारकों पर यदि अभिकारक गैस है, अभिकारक गैस है, तो दाब बढ़ाने पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या
बढ़ जाएगी, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी क्योंकि दाब बढ़ाने पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ गैसीय अभिकारकों के लिए है ये, है ना, ठोस अभिकारक के लिए नहीं है, ना तो द्रव अभिकारक के लिए है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। दाब बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दाब का प्रभाव हो गया। पांचवा देखिए, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। अब जरा उत्प्रेरक को समझते हैं। पहले तो ये समझ ले उत्प्रेरक है क्या चीज, है ना। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि किसी पदार्थ की उपस्थिति से उसकी अभिक्रिया की जो दर है वो प्रभावित होती है। ज्यादातर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उस पदार्थ की उपस्थिति से, लेकिन कभी कभी अभिक्रिया की दर घट भी जाती है। जहां जरूरत होती है अभिक्रिया की दर को घटाने की, वहां पे घटाते भी हैं। तो अभिक्रिया की दर बढ़ाने या अभिक्रिया की दर को घटाने के लिए इन पदार्थों का जो प्रयोग किया जाता है इसे कहते हैं उत्प्रेरक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उत्प्रेरक, जो पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है ना, वो अभिक्रिया के अंत तक उसका जितना आपने अमाउंट लिया होगा, जितनी आपने मात्रा ली होगी, मात्रा अंत तक अपरिवर्तित रहेगा। अगर 2 ग्राम लिया तो 2 ग्राम अंत तक अभिक्रिया के बचा रहेगा, है ना। और दूसरी बात, उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि नाइट्रिक ऑक्साइड लिया तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो उत्प्रेरक होता है उसकी मात्रा और रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देता है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। तो मैं उत्प्रेरक को परिभाषित कर दे रहा हूं। जब किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, परंतु जिसकी मात्रा और रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है।
अब मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है, अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है। बढ़ा देगा तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटा देगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऐसा क्या करता है उत्प्रेरक जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है? वास्तविकता में धनात्मक उत्प्रेरक अगर है तो वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, मतलब एनर्जी बैरियर यहां था तो नीचे आ जाएगा। तो जो ऊपर वाले अणु प्रभावी टक्कर नहीं कर रहे थे वो अब प्रभावी टक्करें करने लगेंगे, तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? ये सक्रियण ऊर्जा को और ज्यादा कर देता है। जब और ज्यादा कर देगा तो एनर्जी बैरियर और ऊपर चला जाएगा, तो जो अभी प्रभावी टक्कर कर रहे थे अब वो भी प्रभावी टक्कर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? प्रभावी टक्करों की संख्या घट जाएगी, तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो देखिए ये ग्राफ के माध्यम से मैं समझा दूं। एक ग्राफ बना लेते हैं, उससे सारी बातें क्लियर कर देंगे। ये ऊर्जा और इधर अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसा ग्राफ हम लोग बनाते थे वैसा ही बनाएंगे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। ये एनर्जी बैरियर है बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक के। तो ये क्या हो गई? इसकी देहली ऊर्जा, ठीक। और ये है इसकी सक्रियण ऊर्जा EA, सक्रियण ऊर्जा। ये है अभिकारकों की ऊर्जा और ये है उत्पाद की ऊर्जा, और इनके बीच जो अंतर है उसे डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। ये ऋणात्मक होगा क्योंकि उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा। ये ग्राफ हम पहले बना चुके हैं। अब अगर धनात्मक उत्प्रेरक यूज करेंगे तो ये यही एनर्जी बैरियर को नीचे ले आएगा। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक के साथ ये एनर्जी बैरियर नीचे आ जाएगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो अब यहां से बनेगा। तो सक्रिय ऊर्जा देखिए कम हो गई कि नहीं? EA1 सक्रिय ऊर्जा घट गई पहले से। तो ये जो अणु यहां पे आ रहे थे ये पहले प्रभावी टक्कर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब प्रभावी टक्कर करेंगे, तो ज्यादा अणु प्रभावी टक्कर करेंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया है तो ये ग्राफ और ऊपर से जाएगा, यानी कि सक्रियण ऊर्जा आपकी और ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी बैरियर ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ, ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ, तो सक्रियण ऊर्जा देखो कहां चली गई? EA2 यहां आ गई। EA जो है सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा है। EA1 ये भी सक्रियण ऊर्जा है धनात्मक उत्प्रेरक के साथ, और EA2 ये भी सक्रियण ऊर्जा है ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ। आई बात समझ में? नोट करिए इसको जल्दी से।
चलिए इधर वाला रफ कर देते हैं। ये हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव। क्लियर होना चाहिए कि धनात्मक उत्प्रेरक के साथ सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, है ना। क्लियर। यहां पे चाहे लिख लीजिए, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। ये एक अलग से नोट में लगा के लिख लीजिएगा या उसी के नीचे लिख लीजिए। ये मार्क कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए छठा कारक विकिरण की उपस्थिति। धनात्मक और ऋणात्मक, इसको अच्छे समझ लीजिएगा, इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। पहले उत्प्रेरक क्लियर होना चाहिए कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ढेर सारा उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रिया की दर बहुत बढ़ जाएगी। अगर 10 ग्राम उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को जितना बढ़ाएगा, 0.5 ग्राम उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की दर को उतना ही बढ़ाएगा। तो इसीलिए उत्प्रेरक की जो मात्रा ली जाती है वो सबसे कम मात्रा ली जाती है, अति सूक्ष्म मात्रा ली जाती है। तो अगर किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या अभिक्रिया की दर को घटा देता है। प्रभावित में दोनों आ गया, बढ़ाना भी आ गया, घटाना भी आ गया, है ना। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, परंतु जिसकी मात्रा, मतलब 0.1 ग्राम लिया था तो 0.1 ग्राम बचना चाहिए, जिसकी मात्रा और रासायनिक संगठन मतलब सूत्र अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहेगा, तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। ये पूछा जाता है परिभाषा की उत्प्रेरण किसे कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसे पदार्थ को धनात्मक उत्प्रेरण और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है? जब किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देती है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उससे ऐसे पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरक और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है।
और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्यों घटा देता है? क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, एनर्जी बैरियर ऊपर नीचे हो जाता है, इसी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है धनात्मक उत्प्रेरक के साथ, और ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया की दर घट जाती है। आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं। विकिरण का मतलब सूर्य के प्रकाश, सामान्यता यही उपस्थित होता है। तो बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटो रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। कई रासायनिक अभिक्रियाओं की दर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को फोटो रासायनिक अभिक्रियाएं या अंग्रेजी में कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो समझ आ गई बात? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग ताप के प्रभाव पे चर्चा करेंगे, और ताप के प्रभाव में हम आपको बताएंगे कि ताप के किस तरह प्रभाव होता है, और ताप गुणांक क्या है, और आर्हेनियस ने किस तरह से इसको सॉल्व करके सक्रियण ऊर्जा की गणना की। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।